माय यूट्यूब चैनल गाइस। अध्यापक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी क्लास है सेकंड हिस्ट्री की, जो कि हम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें हम कोई इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था। यानी कि जो दादा भाई नौरोजी ने जो पहली बार भारतीय धन, जो इंडिया का धन था, उसकी इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया है। तो उन्होंने कौन सी लेख में स्पष्ट किया है? तो उन्होंने लिखा था इंग्लैंडस डेब्टस टू इंडिया। क्या लिखा है? इंग्लैंडस डेब्टस टू इंडिया में उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने लेख में लिखा था। तो इसका आंसर क्या है? इंग्लैंडस डेब्टस टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह वक्तव्य किसका है? यानी कि जो ये कथन था, ये किसने लिखा था कि जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, जो वो ना ही पहला था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने लिखा था गाइस? तो ये लिखा था आर.सी. मजूमदार। किसने? आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। यानी जो सैंधव सभ्यता थी, उसमें जो व्यापार केंद्र थे तथा मेसोपोटामिया के बीच के जो मध्यस्थ जो बंदरगाह था, वो कौन सा था? तो वो था दिलमुन। कौन सा था? दिलमुन, जिसे बहरीन द्वीप पर था। कहाँ पर? बहरीन द्वीप पर। आगे देखते हैं, बहरीन द्वीप के दिलमुन के पुरातत्व स्थलों से प्राप्त सैंधव पुरावेशों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापार में यहाँ के व्यापारी बिचौलिए के काम करते थे। कहाँ के? दिलमुन के। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के निर्वाचन से संबंधित स्रोत मिलते हैं। तो जो राज्य का जो निर्वाचन होता था, उसके संबंधित स्रोत हमें कहाँ मिलते हैं गाइस? तो वो हमें ऋग्वेदिक में मिलते हैं। कहाँ पर? ऋग्वेदिक में मिलते हैं, ऋग्वेद में। इसकी व्याख्या है कि ऋग्वैदिक काल में राजा पद प्रारंभ में वंशानुगत नहीं होता था, बाद में यह धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। यानी कि जो हमारा ऋग्वेदिक है वो हमें बताता है कि जो ऋग्वैदिक काल था, उसमें जो राजा होते थे, वो पद वंशानुक्रम नहीं होता था। यानी कि राजा के बेटे राजा नहीं बनते थे। ये धीरे धीरे वंशानुगत होता गया। पहले क्या होता था? जो उसके काबिल होता था, जो राजा बनने के काबिल होता था, जिसमें वो सारी योग्यताएं होती थी, वही राजा बनता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये वंशानुगत होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हम्पी किससे संबंधित है? जो हम्पी साम्राज्य था, वो किससे संबंधित था गाइस? तो ये विजयनगर से संबंधित था। किससे? हम्पी विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। किसकी? विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो हम्पी थी। विजयनगर की कुल जो स्थापना थी, वो हरिहर बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। और वो कब? 1336 में। कब की थी? 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी थी, वो हम्पी थी। इस साम्राज्य की स्थापना की गई उस समय भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य स्थापित था। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का ने, उस टाइम पर जो हमारा भारत था, भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्लड़ की राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? जो कल्लड़ के द्वारा लिखित जो राजतरंगिणी ग्रंथ है, वो उसकी रचना उन्होंने कब की थी गाइस? तो उसकी रचना उन्होंने की थी 12वीं शताब्दी में। तो कल्लड़ ने राजतरंगिणी की रचना कब की थी? तो 12वीं ही शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर गाइस कहाँ पर है? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो सोमनाथ मंदिर है, उसे लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था गाइस? तो वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर 1000 से 1026 के ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी द्वारा सिंधु तथा गंगा नदी के मैदान में करीब 16 बार आक्रमण किया गया था। कितनी बार? 16 बार आक्रमण किया गया था। और सौराष्ट्र स्थित
जो सौराष्ट्र स्थित जो सोमनाथ मंदिर था उस पर महमूद गजनवी का 1025-26 के मध्य आक्रमण किया गया था, और जो कि 1027 ईस्वी में भारत में जाटों पर उसका अंतिम आक्रमण था। तो महमूद गजनवी का क्वेश्चन आ जाता है कि महमूद गजनवी का भारत में क्या कहते हैं, भारत में सबसे आखिरी आक्रमण कौन सा था? तो वो जाटों के ऊपर जो उन्होंने आक्रमण किया था वो उनका सबसे आखिरी आक्रमण हुआ था, और आखिरी आक्रमण कौन सा था? 1037वां, जो 1027 ईस्वी में जो उन्होंने आक्रमण किया था वो उनका सबसे लास्ट आक्रमण था। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो इनमें से वह कौन से सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली पर सिंचाई कर लगाया था गाइस? तो वो थे फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक थे जिन्होंने दिल्ली पर सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था। व्याख्या है कि फिरोज तुगलक ने 24 करों को हटा दिया था तथा शरीयत के अनुसार केवल 4 कर वसूल किए थे। जो फिरोज शाह तुगलक थे गाइस, उन्होंने जो क्या कहते हैं हमारी जनता पर से जो 24 तरीके के कर लिए जाते थे उन सभी को हटाकर उन्होंने केवल 4 कर वसूले थे। कौन कौन से 4 कर वसूले थे? एक जजिया कर, जकात, खुम और खराज। ये जो 4 कर थे बस उन्होंने वही 4 कर जो क्या कहते हैं कर थे वही वसूले थे, बाकी के 24 करों को उन्होंने हटा दिया था। आगे बढ़ते हैं कि कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्रतिमा किसके समीप से प्राप्त हुई है? यानी कि जो कनिष्क के जो राजा थे कनिष्क, उनकी जो सबसे बड़े आकार की जो प्रतिमा है या मूर्ति है वो किसके समीप हमें प्राप्त हुई है गाइस? तो वो हमें मथुरा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मथुरा से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल की भूमि को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी कि सल्तनत काल में जो भूमि को जमीन को नापा जाता था उस नाप को क्या कहते थे? किस नाम से पुकारते थे? तो उसे हम मसाहत कहते थे। क्या कहते थे उस टाइम पर? मसाहत। तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश यानी कि नापना, पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। यानी कि जो सल्तनत काल था उसमें भूमि की जो ज़मीन होती थी उसकी जो नाप होती थी, पैमाइश होती थी, उसी की उपज के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन ने प्रचलित किया था। अब आ जाता है कि पैमाइश के द्वारा क्या कहते हैं, भूमि की पैमाइश के द्वारा जो उपज का लिया जाता था, उपज का जो कर वसूल किया जाता था, वो प्रथा किसने चलाई थी गाइस? तो वो अलाउद्दीन ने वो प्रचलित किया था। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पी मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है। तो हड़प्पी मुद्राओं पर सबसे ज़्यादा प्रचलित अभिप्राय क्या है? कि एक श्रृंग है। यानी श्रृंग का मतलब ये कलाकृति है किसकी? हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उसकी मोहरें। क्या है? उसकी मोहरें। आगे देखते हैं कि अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो हमें जो हड़प्पा सभ्यता है उससे अभी तक 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरें लगभग 500 मोहनजोदड़ों से मिली हैं। यानी कि जो 2000 मोहरें जो प्राप्त हुई हैं उनमें से जो 500 मोहरें हैं वो हमें केवल और केवल मोहनजोदड़ों से ही प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियाँ गोदी गई थी। यानी कि जो अधिकांश मोहरें थी उन पर लघु लेखों के साथ साथ यानी कि छोटे छोटे जो लेख लिखे जाते थे उनके साथ साथ पर कुछ चित्र भी बने थे, जैसे कि एक सींग वाले सांड और भैंस और बाघ, बकरी, हाथी, इनकी आकृतियां भी गोदी हुई थी। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी यानी कि केवल एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। आगे देखते हैं कि अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवान प्रिय कहलाता है। यानी कि जो अशोक का ऐसा कौन सा उत्तराधिकारी था जिसे देवान प्रिय भी कहते थे? तो वो थे दशरथ। कौन थे? दशरथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी तो वो सोसाइटी की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें क्या कहते हैं होम रूल सोसाइटी के सदस्य, उनमें सदस्य कौन कौन थे? तो वी.डी. सावरकर थे, हरदयाल थे और मदन लाल ढींगरा थे। इनका प्रमुख उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। जो क्या कहते हैं होम रूल सोसाइटी थी, उनका जो होम रूल सोसाइटी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1928 के
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो उसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जो मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस कब मनाया था गाइस? उसने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ हमारे जैन तीर्थकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान, और जो कि एकदम सही है। इसमें है कि जो आदित्यनाथ थे उनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस? तो उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। और बिमलनाथ का जन्म हुआ था कम्पिल्य में। कहाँ पर हुआ था? कम्पिल्य में। नेक्स्ट है कि शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का जन्म जो हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था, और पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था। कहाँ पर? पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था, अजितनाथ का अयोध्या में, विमलनाथ का कपिल में, और शांतिनाथ का हस्तिनापुर में, और पार्श्वनाथ का काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था तो उसका क्या कहते हैं किसने किया था? तो वो किया था गांधी जी के अनुयायियों ने। किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया था, जिसके क्या कहते हैं कुंवर जी, कल्याण जी, मेहता एवं वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कि मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। जो मलेरिया के साक्ष्य थे वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे गाइस? तो वो हमें मोहनजोदड़ो से हमें मलेरिया के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राक्षसी तंगड़ी, कौन सा? राक्षसी तंगड़ी के युद्ध 1965 में विजयनगर के किस शासन ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया था? यानी कि जो राक्षसी तंगड़ी के जो युद्ध हुआ था उस 1565 में, उसमें विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया था? तो वो थे सदाशिव राव। कौन थे? सदाशिव राव ने सामना किया था। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 1565 को तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव राव को पराजित किया। राम राय सदाशिव राव का मंत्री था। जो राम राय थे वो सदाशिव राय के मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व धर्म संसद, जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1993 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? यानी कि वह कौन सी संसद थी जिसमें क्या कहते हैं विवेकानंद ने शिकागो में भाग लिया था? तो वो थी प्रथम विश्व धर्म संसद। कौन सी थी? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन या संसद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिकार ताकतवर बनाने अपने शत्रु को आसक्त बना दिया है। यह कथन किससे संबंधित है? यानी कि यह कथन किससे संबंधित है कि मैंने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को आसक्त बना दिया। यानी कि उसने अपने मित्रों को ज़्यादा ताकतवर भी नहीं बनाया और अपने शत्रुओं को भी आसक्त बना दिया, यानी कि शक्ति के हीन बना दिया। तो यह कथन किससे संबंधित था गाइस? तो ये कथन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। किससे संबंधित था ये कथन? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या कि मार्च 1992 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात कार्नवालिस का कथन था। तो ये कथन किसने कहा था गाइस? तो ये कथन कहा था कार्नवालिस ने। किसने कहा था? कार्नवालिस ने। और कब कहा था? तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात कि मैंने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को आसक्त बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में झेलम नदी का वैदिक नाम था। यानी कि जो वैदिक काल था उसमें झेलम नदी का क्या नाम था? तो झेलम नदी को हम बितसा भी कहते थे। क्या कहते थे? बितसा। वैदिक काल में चिनाब नदी का वैदिक नाम था अश्किनी। जो चिनाब नदी थी गाइस उसका क्या नाम था? अश्किनी। और रावी का परुषणी था, और सतलज का शतुद्री था। सतलज का क्या था? शतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन किससे संबंधित है। तो पहला है कि होम रूल लीग, जो होम रूल लीग था वो उसकी हमें पूरी व्याख्या दी गई है। तो इसमें
दिया गया है कि होम रूल के संबंधित कथन दिया गया है। तो कि होम रूल लीग थी वो 1 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कब की गई थी गाइस, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1916 में, जो कि तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो होम रूल लीग थी उसका गठन किसने किया था गाइस, तो उसका गठन तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में इसका गठन किया था। तिलक की होम रूल लीग कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बराड़ था। जो तिलक का जो होम रूल लीग की जो कार्य क्षेत्र था उसका जो क्षेत्र था गाइस वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बराड़ था। शेष भारत में एनी बेसेंट की होम रूल सक्रिय थी, यानी कि एक तो होम रूल जो एनी बेसेंट की थी वो शेष भारत में सक्रिय रूप से फैली हुई थी, और लेकिन जो तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी उसका क्या कहते हैं जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बराड़ था। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन है उससे संबंधित एक कथन दिया गया है कि जो खिलाफत आंदोलन है यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। जो खिलाफत आंदोलन था वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक था। इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्कों के प्रति किया गया था। जो इसका जो कारण था, इसका कारण क्या बना था, जो प्रथम विश्व युद्ध था की समाप्ति के बाद तुर्कों के प्रति किया गया व्यवहार था। फिर 1910 में इस आंदोलन के नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्या कहते हैं खिलाफत आंदोलन था उसके क्या कहते हैं नेता कौन कौन से थे, तो गाइस 1910 में इसके नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इससे संबंधित कथन है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1930 में चलाया गया था, और इसे दांडी यात्रा और नमक कानून तोड़ना भी कहते हैं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या क्या कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं और नमक कानून को तोड़ना भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया था। क्या किया था, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्या किया था, जो समुद्र का पानी होता था उससे नमक तैयार किया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ, यह एक अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था गाइस, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन था और ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति किसे कहते हैं गाइस, तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसी में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था गाइस, तो वो हो गया गांधी जी ने। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था गाइस, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु थे, यानी कि औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु कौन थे गाइस, तो वो थे तेग बहादुर। कौन थे, तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1921 ईस्वी को श्री अमृतसर साहिब में हुआ था। ये सिखों के 9वें गुरु थे। ये क्या थे, तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी को जाना जाता था। यानी कि जो गुप्त काल था उसमें जो भूमि आलेख होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए जो उत्तरदायी पदाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते गाइस, तो उन्हें क्या कहते हैं करड़िक के नाम से जाना जाता था। किससे, करड़िक। तो गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता है। यानी कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल में जो मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में देते थे उसे अग्रहार कहा जाता था। और उस क्या कहते हैं, और जो भूमि आलेखों का जो सुरक्षित अभिलेख रखे जाते थे और उनके जो सुरक्षित अभिलेखों को जो रखने का जो कार्य होता था उनका जो पदाधिकारी होते थे उन्हें करड़िक कहा जाता था। क्या, करड़िक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। आगे देखते हैं कि अधिकारियों को भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी। यानी कि वह किसने ऐसी कृति लिखी थी, किसकी कृति थी जिसमें लिखा गया था कि अधिकारियों को भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी, तो बाणभट्ट की हर्षचरित। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाणभट्ट के द्वारा, और इसमें अधिकारियों को भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
है कि शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। जो शुजाउद्दौला है उनका मकबरा कहाँ स्थित है गाइस, तो उनका मकबरा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था गाइस, तो वो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आए था। जो वास्को डी गामा थे वो कितनी बार भारत में आए थे गाइस, तो वो 2 बार भारत में आए थे। और क्या कहते हैं, वास्को डी गामा कब आए थे, तो कहाँ पर आए थे, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरंदर की संधि की शर्तें थी। जो पुरंदर की संधि थी गाइस उसकी मुख्य संधियाँ क्या, उसकी शर्तें क्या थी, और पुरंदर की संधि कब हुई थी गाइस, तो ये हुई थी 1665 में। कब हुई थी, 1665 में। इसकी पहली शर्त थी कि शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर लिया था। क्या किया था उसने, अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर लिया था। और शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में भेज दिए गए जाएंगे। और जो शिवाजी के पुत्र थे वो संभाजी मुगल दरबार में भेज दिए जाएंगे। और संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 5000 रुपये का मनसब दिया जाएगा। और शिवाजी को 4 लाख हुड़ वार्षिक आय वाले 23 किले मुगल को सौंपने पड़ेंगे। यानी कि और शिवाजी को क्या करना पड़ेगा, जो 4 लाख हुड़ जो वार्षिक आय देते थे, वार्षिक आय थे कितने, 4 लाख, साल पे 4 लाख वार्षिक आय होती थी, वो मुगल को सौंपने पड़ेंगे, मुगल को सौंपने पड़ेंगे। उसके पास 12 किले थे। तो ऐसे उनके पास कितने किले थे, 12 किले थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था। तो मुगल सम्राट ने किस स्थान पर इबादत खाना, यानी कि जहाँ पर इबादत यानी कि पूजा की जाती थी, कहाँ पर उसका निर्माण कराया था गाइस, तो उसका निर्माण उन्होंने कराया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। और कब, तो 1575 में। कब कराया था, 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। यानी कि जो 1917 में स्थापित हुआ था इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, तो उसकी स्थापना किसने की थी गाइस, तो उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकार इतिहास लिखा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकार इतिहास लिखा था किसने, पट्टाभी सीतारमैया ने। किसने लिखा था, पट्टाभी सीतारमैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब तथा कहाँ की गई थी गाइस, तो ये 1600 ईस्वी में लंदन में की गई थी। कब, 1600 ईस्वी में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक था गाइस वो कब हुआ था, तो वो 1674 में हुआ था। कब हुआ था, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में भारत में ऊनी वस्तुओं के उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो 18वीं शताब्दी में भारत में ऊनी वस्तुओं का उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था गाइस, तो वो कश्मीर था। कौन सा था, कश्मीर। और कश्मीर में ही गाइस सबसे प्रसिद्ध शॉल मिलती है, पश्मीना शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी क्षणित भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। यह कथन किससे संबंधित था। यानी कि यह कथन किसने कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं वो क्षणित भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। और हमारे संविधान की स्थापना किसने की थी गाइस, संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था। यानी कि जो पेशवा थे, पेशवाओं के अधीन जो मराठा सरकार था उसकी स्वरूप किस प्रकार का था, तो वो ढीला स्वराज्य संघ था। कैसा था, ढीला राज्य संघ था। तो 1750 में हुई संगौली संधि, कौन सी, जो 1750 में संगौली की संधि हुई थी, उसके बाद छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा लोगों को दे दिए गए थे। जो छत्रपति के जितने भी अधिकार थे वो पेशवा लोगों को दे दिए गए थे। इस समय का शासन तंत्र ढीला राजतंत्र हो गया था। कैसा हो गया था, ढीला राजतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तभंगिनय कौन सा है, सप्तभंगिनय किसका विशेष लक्षण है। जो सप्तभंगिनय है वो किसका विशेष लक्षण है गाइस, तो ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का संस्मरण फारसी में किसके शासनकाल में अनुदित हुआ था। जो बाबर का जो संस्करण हुआ था, यानी कि जो बाबर की जो रचना हुई थी बाबरनामा, वो फारसी में किसके शासनकाल में अनुदित हुई थी, तो वो अकबर के काल में। किसके काल में,
अकबर के काल में। तो कौन सी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिससे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नल दमयंती की कहानी को फारसी में अनुवाद करने वाला था, यानी कि जो नल दमयंती की जो प्रेम कहानी थी उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था गाइस? तो वो थे फैजी। कौन थे? फैजी। फैजी अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कैसे थे? नवरत्नों में से एक थे। और किसके? अकबर के दरबारी। और उन्होंने नव दमयंती की प्रेम कहानी को फारसी में अनुवादित किया था। और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती तथा योग वशिष्ठ नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूं ने सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक का अनुवाद किया था। अब क्वेश्चन आता है कि बदायूं ने कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया था गाइस? तो सिंहासन बत्तीसी। और अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारी, कौन सी? मुंतखब उत तवारी में अकबर की नीतियों की आलोचना की थी। अब्बुल फजल ने कालिया दमन का आयगर दानिश नाम से फारसी में अनुवाद किया था। किसने? जो अब्बुल फजल थे गाइस, उन्होंने कालिया दमन, किसका? कालिया दमन का आयगर दानिश नाम से फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन किया गया है। कौन कौन से 4 पशु हैं? चीता, गैड़ा, वृषभ और भैंसा। वृषभ कोई भैंसा और हाथी। कौन से? और किसकी? एक देवता की कृति अंकित है। कौन कौन किसके? मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। किसकी? पशुपति की। और पशु कौन कौन से हैं? तो चीता है, गैंडा है, वृषभ है और हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का गठन कब तथा किसने किया था? जो अनुशीलन समिति का जो गठन हुआ था वो कब और किसने किया था गाइस? तो ये 1902 में बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। किसने किया था? बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य के अधीन स्वराज्य एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी था। तो केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी कौन था गाइस? तो समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का संबंध है। तो जो सैडलर आयोग था गाइस उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध था शिक्षा से। किससे संबंध था? शिक्षा से। और सैडलर आयोग 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए लीड्स विद्यालय के उप कुलपति की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन किया था। इस आयोग के सदस्य दो भारतीय डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। किसके? उसी के 2 सदस्य थे, भारतीय 2 सदस्य थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग की कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। कैसा? माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित कीजिए। और ये दोनों ही सूचियाँ सुमेलित हैं। तो पहला है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी गाइस? तो ये हुई थी 1792 में। कब हुई थी? 1792 में। और संगोली की संधि हुई थी 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। और राजघाट की संधि हुई थी 1806 में। कब कब हुई थी? जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो 1792 में हुई थी। और संगोली की संधि 1816 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1884 को हुई थी। और राजघाट की संधि 1806 में हुई थी। गाइस जो मंगलौर की संधि थी वो 1784 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो जो झांसी की रानी कौन थी गाइस? लक्ष्मीबाई। झांसी से क्या कहते हैं, कौन संबंधित है? तो लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे और कानपुर से नाना साहब। कौन कौन है? कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे और झांसी से लक्ष्मीबाई। ये अंग्रेजों के बीच के विरुद्ध जो क्या कहते हैं आंदोलन चल रहा था, तो ये इस जगह से ये सुमेलित थे। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? जो अंग्रेज थे उन्होंने मराठाओं के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे गाइस? तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 मार्च 1975 को। कब हुई थी? 7 मार्च 1975 को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि चोलों के अधीन
चतुर्वेद मंगलम का क्या अभिप्राय है? जो चोलों के अधीन क्या कहते हैं चतुर्वेदम मंगलम था, उसका क्या अभिप्राय गाइस? तो ये एक अग्रहार था। क्या था? एक अग्रहार था। आगे बढ़ते हैं कि मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था? जो मध्य एशिया का जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग था उस पर किसने अधिकार प्राप्त किया था गाइस? तो उस पर कनिष्क ने अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 1970 ईस्वी में किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी गाइस? तो वो की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं कि किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो किस भक्ति संत के? तो चैतन्य। किसके? चैतन्य। और जो चैतन्य थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। किसके थे? चैतन्य कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। इनके बचपन का नाम निमाई था। क्या था? निमाई। आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ष अवध का नवाब वास्तविक रूप से मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था? किसका? अवध का। तो 1765 में। कब? 1765 में अवध का नवाब वास्तविक रूप से मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गए थे। आगे बढ़ते हैं कि किसने असहयोग के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था गाइस? तो वो किया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रण है? तो योद्धे सिक्कों पर किस देवता का चित्रण है? तो कार्तिकेय का। किसका? कार्तिकेय का। और कार्तिकेय किसके पुत्र हैं गाइस? ये हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन समूह की पृथक व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया है? तो निर्वाचन समूह की जो पृथक व्यवस्था थी वो किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया था गाइस? तो वो 1909 में। कौन से? 1909 के एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। जो देवबंद आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस? तो इस्लाम का सुधार। क्या था? इस्लाम का सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सेंद्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो किसने सबसे पहले स्थापित किया गया था गाइस? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतीय साम्राज्य मुगल साम्राज्य से अफगानिस्तान अलग किया गया था? तो जो भारतीय साम्राज्य था गाइस उसमें से अफगानिस्तान को कब अलग किया गया था गाइस? तो वो 1713 में। कब? 1713 में अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि वह इमारत जहां हुमायूं का पुस्तकालय व खगोलीय वेधशाला स्थित है। तो वह इमारत कौन सी है जहां पर हुमायूं द्वारा बनाया गया पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो वो है दीनपनाह जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दीनपनाह जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था गाइस? तो वो थे विलियम हेजेज। कौन थे? विलियम हेजेज। आगे देखते हैं कि बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा हुमायूं के स्थान पर किसका पक्षधर था? तो मीर खलीफा किसका पक्षधर था गाइस? तो ये मेहंदी ख्वाजा का पक्षधर था। किसका? मेहंदी ख्वाजा का। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जो बंगाल में डचों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी गाइस तो वो चिरनसुरा में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? चिरनसुरा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि बीडी सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखित पुस्तक का शीर्षक था। तो लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था गाइस? तो उसका शीर्षक था कि इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। क्या था? इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। और ये 1957। आगे देखते हैं कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से कथन सही है? तो पहला है कि भूमि 4 श्रेणियों में विभाजित की गई थी और भूमि मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया गया था। किसका? जरीब का प्रयोग किया गया था। ये अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कथन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि अहल-ए-मुराद नामक दरबारियों के एक वर्ग का गठन किसने किया था? तो अहल-ए-मुराद नामक दरबारियों के वर्ग का गठन किसने किया था गाइस? तो वो हुमायूं ने किया था। किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट है कि अशमक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो अशमक महाजनपद था उसका प्रमुख नगर कौन सा था गाइस? तो वो था पोतन। कौन सा था? पोतन।
नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके? बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्राकृत ग्रंथ गढ़वहों में किसके कार्यों का वर्णन है? जो गढ़वहों है उसमें किसके कार्यों का वर्णन है गाइस? तो उसमें यशोवर्मन के वर्णन है। किसका? यशोवर्मन का। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में 1957 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ था? तो किस भाग में? तो गाइस अवध में। कहाँ पर? अवध में 1957 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं कि रणजीत सिंह ने अपने शासन के परवर्ती काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी? जो रणजीत सिंह थे उन्होंने अपने शासन में परवर्ती काल में भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी। कौन सी? तो जब्ती प्रणाली। कौन सी? जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ किस में स्थित है गाइस? तो वो सिंधु घाटी में स्थित है। कहाँ पर? सिंधु घाटी में। आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी गाइस? तो वो थी कोट्टम। कौन सी थी? कोट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है गाइस? तो वो चनहूदड़ो से। कहाँ से? चनहूदड़ो से। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? जब कैबिनेट मिशन हुआ था तो भारत आगमन के समय जब महात्मा गांधी कहाँ पर थे गाइस? तो महात्मा गांधी जो थे वो पूना में स्थित थे। कहाँ पर थे? पूना में। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक राजा जो देवोदास थे वो किस कुल से संबंधित थे गाइस? तो वो भरत वंश से संबंधित थे। किससे? भरत कुल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी गाइस? तो दिल्ली में बनवाई थी, जयपुर में बनवाई थी, उज्जैन में और वाराणसी में। कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1930 में जो मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर से बदला लेने के लिए किसने लंदन जाकर उसकी हत्या कर दी थी? तो किसने गाइस बदला लेने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर क्या कहते हैं लंदन में जाके उनकी हत्या कर दी थी? तो वो थे ऊधम सिंह। कौन थे? ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के काल में किस नृत्य परंपरा का विकास हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य के काल में किस परंपरा का या विकास हुआ था गाइस? तो यक्षगान का। किसका? यक्षगान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के 11वें मंडल के मंत्र किस देवता को समर्पित है? यानी कि जो ऋग्वेद के जो 11वें मंडल में जो मंत्र हैं वो किस देवता को समर्पित हैं गाइस? तो वो समर्पित हैं सोम देवता को। किसको? सोम देवता को समर्पित हैं। किसके? 11वें मंडल के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शून्यवादी का व्याख्याकार कौन था? जो शून्यवाद था गाइस तो उसका व्याख्याकार कौन थे गाइस? तो उसके व्याख्याकार थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। और ये हमारे भारतीय थे। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य में वर्णित कनंगी क्या वर्णित कनंगी है? तो कनंगी क्या है गाइस? तो ये एक तमिल महाकाव्य की नायिका है। क्या है? तमिल महाकाव्य की नायिका है कनंगी, जो कि संगम साहित्य में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विक्रम एवं शक संबंधों में कितना अंतर है? तो विक्रम और शक संबंधों के बीच कितना अंतर है गाइस? तो 135 वर्ष का अंतर है। कितना? 135। नेक्स्ट है कि कल्याण मंडप किसके मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? जो कल्याण मंडप था गाइस तो वो किसके मंदिर का वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? तो ये विजयनगर राज्य में जो मंदिर है उसका ये विशिष्ट लक्षण था। आगे बढ़ते हैं कि तुर्कों से लगातार युद्धों में पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला अजमेर का चहमान राजा कौन था? यानी कि जब तुर्कों से लगातार युद्धों में पराजित हो रही थी और उस पराजय से वो क्या कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो वो अजमेर के चहमान राजा कौन थे गाइस? तो वो थे हरिराज चहमान। कौन थे? हरिराज चहमान। आगे बढ़ते हैं कि
मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर कौन था? तो हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर कौन था गाइस? तो वो थे कबीर। कौन थे? कबीर। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि शिवाजी ने अपने राजस्व में भू राजस्व बढ़ा दिया था। तो शिवाजी ने अपने राजस्व में भू राजस्व कितना बढ़ा दिया था गाइस? तो 40% तक बढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथन शिवाजी के विषय में सही है। तो शिवाजी के विषय में ये कौन कौन सी कथन है? कि वह अपने निजी जीवन में शिवाजी सरल और अशिक्षित और धार्मिक व्यक्ति थे। तो जो शिवाजी थे वो अपने जीवन में सरल, अशिक्षित और धार्मिक व्यक्ति थे। वह एक कट्टर हिंदू थे। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध मराठाओं को संगठित किया था। क्या किया था? मुगलों के विरुद्ध मराठाओं को संगठित किया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के तात्कालिक उत्तराधिकारी थे। तो औरंगजेब के तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो बहादुर शाह थे। नेक्स्ट है कि 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने की थी? तो विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। नेक्स्ट है कि 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर विद्रोह की तिथि थी। किसकी? बैरकपुर विद्रोह की। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि वह मुस्लिम शासक जिसने सिकंदर सानी की पदवी धारण की थी। किसकी? सिकंदर सानी की पदवी धारण की थी। तो वह मुस्लिम शासक कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था गाइस? तो वो थे बायजीद अफगान। कौन थे? बायजीद अफगान। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा एमपी। कौन थे? एलिजा एमपी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा निर्गत करने वाले शासक थे। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा निर्गत करने वाले कौन से शासक थे गाइस? तो वो थे कुषाण। तो सबसे पहले कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट है कि धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन कौन था? तो धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो तंबाकू की खेती गाइस किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष के समय रुहेलखंड का शासक कौन था? तो रुहेलखंड का शासक कौन था गाइस? तो वो थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो राजदूत कौन था गाइस? तो वो थे डाइमेकस। कौन थे? डाइमेकस। तो गाइस अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है और पसंद आता है और क्या कहते हैं और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।